हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज और मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 11। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आज के इस सेशन में हम डील करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में चैप्टर 9 दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। चैप्टर 9 जो है हमारा बायोमोलिक्यूल, उसके लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। इससे पहले हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर्स को कर लिया था कंप्लीट। अब बारी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से डील करने की। ये आज के सेशन में आपको बहुत सारी चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सिखा कर जाएंगे, लेकिन ये जो सेशंस हैं ये आप देखते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर, जहां पर कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद या कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है। आप यहाँ पर हर चीज, हर कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ना कोई फीस पे करनी है, ना कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ आप अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम्स की कर सकते हैं प्रिपरेशन। तो आइए हम आज का सेशन इसी अच्छी बात के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, काफी लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल चीजें पूछी गई है। देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एंजाइम्स एक्चुअली में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो कुछ तो इसने पूछा होगा आगे। देखिए, प्रोटीन्स आर लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड लिंक टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। और फिर ये कहते हैं एंजाइम है प्रोटीन, पर प्रोटीन क्या है? प्रोटीन है एक लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। प्रोटीन्स आर लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। और ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक बना के रखते हैं। कौन से बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करके। पेप्टाइड बॉन्ड मैंने आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में समझाया हुआ है। सो अमाइनो एसिड्स हैव मेनी फंक्शनल ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर। अब अलग अलग अमाइनो एसिड्स में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं अपने, जिसको हम आर से डिनोट करते थे। नाउ दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर मेनी ऑफ देम एटलीस्ट आयनाइजेबल। बहुत सारे इनमें से आयनाइजेबल हैं, जो आयंस के फॉर्म में टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। As they are weak acids and bases in chemical nature। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अगर आप केमिकली देखोगे तो वो और कुछ भी नहीं है, वो एक वीक एसिड या फिर वीक बेस ही है, जो कि आयनाइज हो रहा है, टूट रहा है, उसके आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं। सो दे आर वीक एसिड और वीक बेस इन केमिकल नेचर। केमिकली ये वीक एसिड या बेस ही है। This ionization is influenced by pH of solution। और ये जो आयनाइजेशन है ये किस पे डिपेंड करेगा? जिस सोल्यूशन में ये रखा गया है अमाइनो एसिड, उस पे डिपेंड करेगा कि सोल्यूशन कैसा है। सोल्यूशन के नेचर पे डिपेंड करेगा कि हमारे अमाइनो एसिड्स कैसे बिहेव करने वाले हैं, आयनाइज होंगे या आयनाइज नहीं होंगे। नाउ For many enzymes, activity is influenced by surrounding pH। तो इनका कहना है कि ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनकी एक्टिविटी उनके आसपास के एनवायरनमेंट के पीएच की वजह से चेंज होती रहती है। आसपास के एनवायरनमेंट के पीएच की वजह से चेंज हो रही है, मतलब सोल्यूशन के पीएच की वजह से चेंज हुई होगी। सो दिस इज डिपिक्टेड इन द कर्व बिलो, एक्सप्लेन ब्रीफली। और यहाँ पर इन्होंने एक कर्व दिया है। एंजाइमेटिक एक्शन जो है, जैसे जैसे पीएच जा रहा है वैसे वैसे एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हो रही है? पहले तेज चली गई और उसके बाद फिर डिक्रीज हो गई। पर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? तो सीधी सीधी बात यहां पर पूछी गई है कि देखो, अगर हम इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें तो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम इज मेड अप ऑफ व्हाट? एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का बना है, ठीक है? मैं नहीं कह रही हूं, आपका एनसीईआरटी का यही क्वेश्चन बोल रहा है। सॉरी, 1 मिनट। ओके, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है? प्रोटीन्स क्या है? अमाइनो एसिड की चेन। अमाइनो एसिड में है फंक्शनल ग्रुप, तो प्रोटीन क्या है? चेन ऑफ अमाइनो एसिड। चेन है एक अमाइनो एसिड की, लॉन्ग चेन, ठीक है? अमाइनो एसिड्स में जुड़े हुए हैं अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप। और इन फंक्शनल ग्रुप में आपको पता है क्या है? अलग अलग टाइप के वीक एसिड और बेसिस हैं। वीक एसिड और बेसिस हैं, ठीक है? तो बेसिकली क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है कि ये जो वीक एसिड और बेस है, इनका जो प्रोसेस है, इनका जो नेचर है, वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है क्या? एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है क्या?
तो जब ये कहते हैं एनवायरनमेंट, तो ये हवा की बात नहीं कर रहे हैं, पेड़ पौधों की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट यानी कि सॉल्यूशन के नेचर की। जिस सॉल्यूशन में ये वीक एसिड और बेस रखा गया होगा। अब इस सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस सॉल्यूशन का पीएच क्या है, इस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या है, इस पे डिपेंड करेगा कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये आयनाइज होंगे या फिर नहीं होंगे, दे आर आयनाइज्ड और नो, ये डिपेंड करता है पीएच पर। तो एक्चुअली देखा जाए तो प्रोटीन की ये सारी एक्टिविटी अमाइनो एसिड्स की वजह से, अमाइनो एसिड की एक्टिविटी फंक्शनल ग्रुप की वजह से, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें हम ये कहें कि एंजाइम की एक्टिविटी पीएच पर डिपेंड करती है। पीएच कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो क्या गलत है, सही है? बस यही बात पूछी गई थी, यही बतानी है। देखो, डिपेंडेंस ऑफ एंजाइम ऑन पीएच इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड अमाइनो एसिड एज इट्स ऑन इट एक्टिव साइट। जो भी एंजाइम की एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है पीएच पर, बिल्कुल करती है, अभी मैंने बताया। पर क्यों डिपेंड करती है? क्योंकि वहां पर प्रेजेंट है अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कैसे हैं? चार्ज्ड हैं, तो तभी तो आयन बना रहे हैं क्योंकि चार्ज्ड है एज इट्स एक्टिव साइट, अपने एक्टिव साइट पर कुछ आयन्स एडेड है। सो वेरिएशन कॉजेज चेंजेस इन चार्ज ऑफ अमाइनो एसिड। तो सोल्यूशन का जो पीएच चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो हमारा एंजाइम है उसकी एक्टिविटी में भी कुछ डिफरेंस आ गया। वो डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि क्या हुआ, आयनाइज हो गए हैं वीक एसिड और वीक बेसिस। ठीक है। दूसरा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज व्हेन पीएच इज लेस देन ऑप्टिमम पीएच। जैसे जैसे पीएच डिक्रीज होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होती है। ये बात स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। पीएच डिक्रीजेस, पीएच कम हुआ तो एंजाइम एक्टिविटी सर वो भी हो जाएगी डिक्रीज, है ना, वो भी हो जाएगी डिक्रीज। अभी ये बात समझ में आ गई। सो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया था कि एंजाइम की एक्टिविटी जो है, एंजाइम जो है वो प्रोटीन का बना है, प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन का बना है, और ये जो लॉन्ग चेन है इसके अंदर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। फंक्शनल ग्रुप नेचर में कैसे हैं? वीक एसिड हो सकते हैं, वीक बेस हो सकते हैं। ठीक है। तो ये जो वीक एसिड और बेस हैं ये अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग तरीके से। जैसे जैसे सॉल्यूशन का पीएच होगा वैसे वैसे इनकी एक्टिविटी होगी, और पीएच जितना कम होता है उतना ही एंजाइम की एक्टिविटी कम होती है। बेसिकली एंजाइम में प्रेजेंट है जो स्ट्रक्चर बना है एंजाइम का, वो बेसिकली छोटे छोटे एसिड और बेसिस के यूनिट से बना है, वही फंक्शनल ग्रुप है ना। तो इसकी एक्टिविटी डिपेंड करती है पीएच पे, तो एंजाइम की एक्टिविटी पीएच पे डिपेंड करती है। ऑप्टिमम पीएच अगर कम होता जाएगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी कम होती जाएगी। दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है। आप चाहो तो ये नोट करके भी रख सकते हो, नोट इट डाउन, डन, ऑलराइट। और आप चाहो तो इसको भी नोट कर सकते हो। दिस इज द एंटायर आंसर। इसमें देखो मैं एक बात बताऊं, इसमें आपको क्या चीज याद रखनी है, सॉरी, इसमें ये वाला 2 पॉइंट लिख के ऐसे ही रखना जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, ओके, बिकॉज आई डिडंट वांट टू क्लियर दैट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बॉक्स बनाकर ये लिख के जरूर रख लेना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पीएच डिक्रीज होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज। ठीक है। So this is the answer to this question. Done? Good. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन says, is rubber a primary metabolite or secondary metabolite? Write 4 sentences about rubber. क्वेश्चन में पूछा गया है रबर जो होती है, जो हमें प्लांट से मिलती है, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट है या सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है रबर के बारे में। रबर जो होती है, रबर जो हमें प्लांट से ऑब्टेन होती है, वो बेसिकली होती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट। क्यों है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट? रीजन समझो। देखो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक्चुअली में होता क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज समथिंग जो जिस बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है ना, उस बॉडी में कोई काम ना करे।
यानी अगर मेरी बॉडी में कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है और वो मेरे लिए कोई काम नहीं कर रही है, मेरी बॉडी में वो पर्टिकुलर चीज फंक्शनल ही नहीं है, तो वो मेरा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। एनीथिंग विच इज फॉर्म्ड इनसाइड योर बॉडी एंड इज ऑफ नो यूज टू यू, दैट इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। होस्ट की बॉडी में बनने वाली कोई भी चीज अगर होस्ट के ही काम ना आ सके तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहलाती है। ठीक है, तो रबर जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट इसलिए कहला रही है क्योंकि ये खुद बेचारी अपने प्लांट के काम बिल्कुल नहीं आने वाली है। ठीक है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इट हैज नो फंक्शन, इट हैज नो फंक्शन, कोई फंक्शन नहीं है, इट हैज नो फंक्शन इन बॉडी ऑफ होस्ट। होस्ट की बॉडी में इसका कोई फंक्शन नहीं है, इसीलिए ये क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको 4 सेंटेंसेस लिखने हैं। कितने सेंटेंस लिखने हैं? 4 सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस तो हमारा यही हो जाता है भाई, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ये क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। देखो आपने लिख लिया, रबर इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट बिकॉज ऑफ इट्स अननोन फंक्शन, कोई फंक्शन नहीं, अननोन फंक्शन इन प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में, प्लांट की बॉडी में इसका कोई भी फंक्शन नहीं है। बेसिकली अब आप इसमें क्या लिख सकते हो? बेसिकली ये जो रबर होती है ये प्लांट में कैसे ऑब्टेन होती है? एज अ वेस्ट मटेरियल ऑफ द प्लांट। सो सेकेंड थिंग इज इट इज ऑब्टेन्ड एज exudate waste from a plant। ठीक है, जिस तरीके से हमें मिलने वाली है, जिस फॉर्म में हमने वो लिख लिया। स्टिकी सब्सटेंस हो सकता है, आप ये नेचर भी इसमें डाल सकते हो। दूसरा, रबर अगर यहां प्लांट की फिजियोलॉजी में यूज नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि आप हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो, क्योंकि आपका प्लांट की बॉडी में कोई काम नहीं है। पर कहीं तो इसका काम है, तो कहां इसका काम होता है? हमारे लिए। सो इट इज बेनिफिशियल टू अस, इट इज बेनिफिशियल टू ह्यूमन बींग्स, टू ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की बॉडी में बेनिफिशियल है। ह्यूमन बींग्स की बॉडी क्या है? ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशियल है। तो ये क्या काम करने के यूज आती है? देखो, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप नीट क्वालिफाई करके एक दिन डॉक्टर तो बनोगे ही बनोगे। तो जहां भी जाओगे, लैब में अभी भी जाते होगे तो ग्लव्स पहनते हो। सो ग्लव्स इज मेड अप ऑफ रबर। ग्लव्स बनाने के काम आता है, टायर बनाने के काम आता है। ठीक है, ग्लव्स बना सकते हो, टायर बना सकते हो, ऐसे बहुत सारे टॉयज बना सकते हो, बहुत सारी चीजें बनती हैं रबर की हेल्प से। सो दीज आर दी 4 पॉइंट्स विच यू कैन मेंशन इन दी आंसर्स। अब ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो जितना क्वेश्चन का लेंथ है उस हिसाब से हमारा उसका प्रोबेबली आंसर होना चाहिए। बट देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम आंसर लिख रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्सीड हो जाती है लिमिट शॉर्ट आंसर की। लेकिन देखो, पॉइंट पूरा समझाना जरूरी है, थोड़ा सा उसको स्मार्टली हमें हैंडल करना होगा। पहले आप इसको लिख लीजिए। लिख लिया? ओके, वेरी गुड। अब हम ये आंसर रीड कर लेते हैं एक बार। देखो, रबर इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट। व्हाई? बिकॉज इट हैज अननोन फंक्शन इन प्लांट फिजियोलॉजी। सेकेंडरी मेटाबोलाइट है क्योंकि इसका फंक्शन नहीं है प्लांट फिजियोलॉजी में। थर्ड, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एज एक्सूड विच इज स्टिकी। एक्सूड की तरह मिल रहा है, जो कैसा है नेचर में? स्टिकी। ठीक है। तीसरा, रबर हैज सर्टेन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस फॉर ह्यूमन बींग्स। तो आप चाहे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बोलो, चाहे आप बोलो कि भैया बेनिफिशियल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। जो रबर है वो कैसा है? बेनिफिशियल, फायदेमंद होता है। क्या काम करता है? क्या काम करता है? रबर इज यूज्ड फॉर सिंथेसाइजिंग टायर, इरेजर, टायर बनाते हो, इरेजर बनाते हो, टॉयज बनाते हो, ग्लव्स बनाते हो। सो दीज आर ऑल दी फंक्शंस, ऑल दी एग्जांपल्स व्हिच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रबर। सो दिस इज व्हाट यू विल राइट इन द आंसर। ठीक है, रबर एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है क्योंकि वो प्लांट की बॉडी के खुद के होस्ट के यूज का बिल्कुल नहीं है। उसका अननोन फंक्शन है, फिजियोलॉजी में कोई काम नहीं कर रहा। किस फॉर्म में मिल रहा है? तो ये आपको मिलता है स्टिकी सब्सटेंस के फॉर्म में, एक्सूड के फॉर्म में मिलता है। और ह्यूमन बींग्स को बहुत सारा बेनिफिट प्रोवाइड करता है इकोनॉमिकली। क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है वो अलग से बता दो कि भाई आप टॉयज बना सकते हो, आप रबर बना सकते हो, आप ग्लव्स बना सकते हो। पता है जो ये रबर होता है इससे कई सारे इंडस्ट्रीज अर्न अ वेरी गुड अमाउंट एंड दे गिव एम्प्लॉय टू एन नंबर ऑफ पीपल इन देयर फैक्ट्रीज।
सो इट इज वेरी बेनिफिशियल। देखो जब भी कोई बेनिफिट की बात करता है तो बेनिफिट का मतलब ये नहीं है कि बस पैसा मिल रहा होगा उसको उस चीज से। नो डाउट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है भाई, यूज करोगे तो इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा, बट द थिंग इज आप उसको और कैसे, इतने लोगों को रोजगार भी तो दे रही है फैक्ट्री में, रबर अकेली इतने लोगों का काम भी तो बना रही है। टायर इज यूज्ड इन द व्हीकल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो टॉयज का इतना सिग्निफिकेंस नहीं, इरेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू ओनली लर्न फ्रॉम दैट, राइट? एंड द ग्लव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी नाउ एंड देन यू रिक्वायर ग्लव्स, so that is important, so it is very beneficial to human beings. So this is the answer to this question. note कर लीजिए, note कर लिया, good. next question देते हैं। schematically represent primary, secondary and tertiary structures of hypothetical polymers, say for example of a protein। आपको प्रोटीन का एक schematic representation बनाना है, ठीक है? तो अब आप कैसे भी बना सकते हो। मेरे पास यहाँ पर एक इमेज है, आपके एनसीईआरटी में भी ये दी हुई है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो यहाँ पर एक इमेज है, एनसीईआरटी केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छा दिया है ये, ठीक है? तो इस इमेज में अगर मैं प्राइमरी प्रोटीन की बात करूँ तो सीधा साधा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर चेन होता है अमाइनो एसिड का सीधा सीधा, दैट इज प्राइमरी प्रोटीन। अब अगर मैंने वही चेन थोड़ी सी ट्विस्ट कर दी है, हेलिकल कर दी है, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ पेप्टाइड बैकबोन causing amino acid to fold into repeated pattern, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अमाइनो एसिड की चेन फोल्ड हो जाती है। तीसरा, tertiary protein is 3-dimensional folding pattern of a protein due to side chain interaction। मतलब अगर आपको प्राइमरी प्रोटीन बनाने को बोला जाए तो सीधी आप ऐसी चेन बना लो, प्राइमरी प्रोटीन। यही प्राइमरी प्रोटीन की चेन को आप थोड़ा ट्विस्ट कर दो, सेकेंडरी हो जाएगी। तो ये है कैसी, लीनियर, दिस इज लीनियर, दिस इज हेलिकल, ठीक है? फिर ये अगर ऐसे ऐसे आकर और फिर दोबारा से टर्न हो जाए, सो दिस इज अपना टर्शरी प्रोटीन। और क्वाटरनरी प्रोटीन में वो जो चेन है वो पूरी ऐसी रहती है, पूरी मतलब पूरी मिक्स हो जाती है, हेलिकल होकर राउंड ऑफ होकर के पूरी बेंड हो जाती है। सो दिस इज द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ये मैंने आपको सेशन में भी बना के बताया है। सो व्हाट यू कैन डू इज आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हालांकि ये वाला उन्होंने पूछा नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ उन्होंने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी पूछा है। सो दिस इज प्राइमरी प्रोटीन वाला चेन, प्राइमरी प्रोटीन, दिस इज सेकेंडरी प्रोटीन एंड दिस इज टर्शियरी प्रोटीन। अगर कोई क्वाटरनरी प्रोटीन पूछ ले, अगर क्वाटरनरी प्रोटीन आपसे पूछ लिया जाए तो आप मेंशन कर सकते हो this structure is quaternary protein structure, ये क्वाटरनरी प्रोटीन है, ठीक है? आंसर देखो, प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो सीधी सिंपल अमाइनो एसिड्स की चेन होती है। सो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ चेन ऑफ अमाइनो एसिड। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में बस अमाइनो एसिड, ये देखो 1 अमाइनो एसिड, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़े होंगे। सो इट इज अ सिंपल लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, तो भी उसको हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दूसरा, सेकेंडरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में क्या होगा? सो इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ पेप्टाइड बैकबोन causes amino acids to fold into repeating pattern। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये अमाइनो एसिड की चेन क्या हो रही है, फोल्ड हो जा रही है। ये फोल्ड क्यों हुई, हाइड्रोजन पेप्टाइड, हाइड्रोजन जो बॉन्ड है उसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने क्या करा, ट्विस्ट करवा दिया, ठीक है? दूसरा, टर्शरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में क्या हुआ था, 3-डायमेंशनल फोल्डिंग हो गई, ठीक है? ये एक बार फोल्ड होकर 3D में फोल्ड हो गया है, 2D में नहीं 3D में फोल्ड हो गया है। सो पैटर्न ऑफ अ प्रोटीन ड्यू टू साइड चेन इंटरैक्शन, साइड के चेन के इंटरैक्शन की वजह से जब ये 3D स्ट्रक्चर डेवलप कर ले प्रोटीन तो उसे हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में देयर विल बी अ समवॉट लाइक अ बॉल, ऐसा पूरा प्रोटीन के स्ट्रक्चर ने एक बॉल जैसा, जैसे कि क्रोमैटिन मटेरियल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है ना, वैसे बन जाता है वो, ठीक है? तो प्राइमरी प्रोटीन में सिंपल चेन, सिंपल लॉन्ग लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड। सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वही लीनियर चेन थोड़ी फोल्ड हो गई, ट्विस्ट हो गई। टर्शरी में 3D स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया। दोनों का इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको ये बताना चाहिए आंसर में कि क्या हुआ होगा,
मतलब किसकी वजह से हुआ, तो सेकंड वाले में आप बताओगे, मेंशन करोगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से देयर वाज अ ट्विस्ट एंड टर्न इन और द फोल्ड इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन। और टर्शरी में आप मेंशन करोगे कि साइड चेन का इंटरैक्शन हुआ था, जिसकी वजह से क्या हो गया, साइड चेन के इंटरैक्शन की वजह से 3D स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। ऑल राइट, सो दिस इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो, यहाँ पर आपका कैसा डायग्राम बुक में दिया रहता है वो मैंने बताया है, और यहाँ पर रीजन भी है, ठीक है। सो यू कैन डेफिनेटली मेंशन, मैं इसे इरेज कर देती हूँ सो दैट यू कैन इजीली राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, राइट इट डाउन, लिख लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में बोला है। न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जस्टिफाई विथ एग्जांपल। न्यूक्लिक एसिड जो है उसके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसके देखो कोई एक स्ट्रक्चर नहीं होता, उसका अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मॉड्यूल है वो हमारे सर वॉटसन एंड क्रिक वाले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया था, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम वॉटसन एंड क्रिक लेकर चलेंगे और उस बारे में बात करेंगे। वॉटसन एंड क्रिक ने जब स्ट्रक्चर दिया था तो उन्होंने क्या बोला था कि न्यूक्लिक एसिड कैसा होगा, उन्होंने कहा था डबल स्ट्रैंडेड होता है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, उन्होंने कहा था कि ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि इसमें 2 स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। अगर एक ये स्ट्रैंड है तो दूसरा ये स्ट्रैंड है, लेकिन ये कैसे होते हैं, ये एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब ये ऐसे होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब एक का स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट ये है, तो इसके सामने वाली चेन का एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे होगा, ऑपोजिटली अरेंज, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो कि एंटी पैरेलल है एक दूसरे के। 3' से 5' जाएगा, 5' से 3' जाएंगे स्ट्रैंड्स। अब ये जो स्ट्रैंड्स हैं इनकी बैकबोन किस चीज की बनी होती है, बैकबोन बनी होती है शुगर की, फॉस्फेट की, शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल की, और इसमें प्रेजेंट होते हैं ATGC के फॉर्म में पेयर्स, ठीक है। तो वो ATGC क्या है मैडम, एडेनोसिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। A हमेशा T के साथ बॉन्ड बनाता है, G हमेशा C के साथ बॉन्ड बनाता है, AT के बीच में डबल बॉन्ड, GC के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जब भी आपको पता है ये चेन रेप्लिकेट करती है तो हमेशा 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 A के सामने T ही बॉन्ड कर सकता है। अगर G या C आ जाएगा तो A उसके साथ बॉन्ड करेगा ही नहीं। ऑलवेज A इज गोइंग टू फॉर्म पेयर विथ T एंड G इज गोइंग टू फॉर्म पेयर विथ C, ठीक है। एडेनोसिन थाइमिन के साथ बनाएगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। ये डबल चेन का जो हेलिक है और उससे ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं। देखो क्या होता है, यहां पर बेस है तो बेस में शुगर का मॉलिक्यूल रहेगा ऐसे, और यहां पर ये ऑपोजिट चेन रहेगी तो इसमें ऑपोजिट मॉलिक्यूल रहेगा इस तरीके से। ये तो हो गया हमारा शुगर का मॉलिक्यूल, और इसमें फॉस्फेट भी रहेगा। फॉस्फेट के साथ दूसरे वाले मॉलिक्यूल का OH जुड़ता है, ठीक है। और यहां पर भी ऐसे ही होगा, इसके फॉस्फेट के साथ दूसरे वाले का OH जुड़ जाएगा, फिर यहां पर दूसरा वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा ऐसे, सॉरी, ठीक है, ये ऐसे प्रेजेंट होगा, और यहां पर क्या होगा, ये ऐसे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये एक चेन ये है जो कैसे जा रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली चेन जाती है, ये वाली चेन जाती है ऐसे 3' से 5', और ये वाली चेन जाएगी 5' से 3'। यही था इनका मॉडल। और इसमें बीच में अगर मैं इसको हटा दूं, मैं इसे साइड में बना देती हूं, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये चेन 3' सॉरी 5' से 3' अगर है तो ये वाली 3' से 5' होगी, सही है। और इसके बीच में जो बॉन्ड होगा वो यहाँ वाला बॉन्ड निकालेगा कि कौन, मान लो यहाँ पर A है तो ये बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, यहाँ के T के साथ, और अगर यहाँ वाला G है तो ये बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, यहाँ के C के साथ। ये 2 तरीके से चेन फॉर्म होती है। तो बैकबोन शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल की बनी होती है, बीच में दोनों चेन आपस में कैसे जुड़ी होती है, ATGC के पेयर से जुड़ी होती है। ATGC क्या, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, और इसमें नाइट्रोजनस, हाँ नाइट्रोजनस बेस तो मैंने बता दिया, ठीक है, बेस पेयर हो जाएगा, बेस बन जाएगा। बस
तो आपको इसमें क्या बताना है, न्यूक्लिक एसिड का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वही बताना है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर समझाते हैं। न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसके तो बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं, इसमें से हम एग्जांपल के लिए एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर उठा रहे हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिट बाय डीएनए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि किसने दिया था, इट इज द फेमस वाटसन क्रिक मॉडल। ठीक, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक कोई भी मॉडल से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, हमने वाटसन एंड क्रिक मॉडल ले लिया। दिस मॉडल सेज दैट डीएनए एग्जिबिट डबल हेलिक्स। ये मॉडल क्या कहता है कि डीएनए में डबल हेलिक्स है, तो ये दो चेन है ना, ये दो चेन है, ये डबल हेलिक्स बना रही है। और आपको पता है ये हमेशा कैसे जुड़ी होती है, ये अगर एक हेलिक्स है तो दूसरा इसके बिल्कुल पैरेलल चलेगा। ठीक है, दूसरा बिल्कुल पैरेलल चलेगा। देखो पैरेलल का मतलब ये है कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाले दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन एंड दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन, दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन। तो ये दो चेन हमेशा पैरेलल 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 चलेंगी। ठीक है, तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जहां पर टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर एंटी पैरेलल। दो स्ट्रैंड्स हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के और वो भी एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल का मतलब 5' से 3', 3' से 5', ऑपोजिट चेन चलेगी। ठीक है, इसके बाद रन्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, देखो बोला भी है। द बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय शुगर फॉस्फेट शुगर चेन। तो ये शुगर का मॉलिक्यूल ही तो है, दिस इज शुगर, दिस इज शुगर, दिस इज शुगर, दिस इज शुगर, और ये रहा फॉस्फेट, इन्हीं की बैकबोन बनी है, इन्हीं की बैकबोन बनी है। The nitrogen bases are projected more or less perpendicular to the backbone but faces inside. अब ये हमारी बैकबोन है, बैकबोन से परपेंडिकुलर ए का बॉन्ड है, परपेंडिकुलर जी का बॉन्ड है, तो इसके सामने वाला भी परपेंडिकुलर टी आ जाएगा, जी के सामने सी आ जाएगा। सो दीज बेस पेयर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, perpendicularly forming bond with the another base of the another chain. तो परपेंडिकुलर होता है बैकबोन में और अंदर की तरफ होता है, बाहर नहीं जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैडम अगर ये चेन है और ये चेन है तो ये दोनों ऐसे ऐसे बॉन्ड बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि इधर बॉन्ड बना ले इधर बॉन्ड बना ले, ये भी परपेंडिकुलर होगा, लेकिन दे फॉर्म द बॉन्ड इनसाइड, अलग अंदर ही तो बॉन्ड बनाएंगे। अब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, ठीक है, मैं बोल रही हूँ ये है और ये है, अब इसके अंदर जब बॉन्ड बनेगा तो कैसा बनेगा, ए टी जी सी, ए टी जी सी, बाहर क्यों जाएगा, अंदर ही बनाएगा ना। सो ये कुछ बातें समझ में आई हमें, ठीक है, ये कुछ बातें समझ में आई। आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया ना, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, ए एंड जी ऑफ वन स्ट्रैंड कंपल्सरीली बेस पेयर विथ T एंड C। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप ये समझ लो कि A और G बॉन्ड कर रहे हैं, हमेशा बॉन्डिंग होगी A और T की डबल बॉन्ड से, G और C की ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, A एंड G ऑफ वन स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड का A और G कंपल्सरीली बेस पेयर के साथ कंबाइन करेगा T और C के साथ रिस्पेक्टिवली ऑन द अदर स्ट्रैंड, दूसरे स्ट्रैंड में। सो देर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ए और टी के बीच में, बनाए हैं मैंने दो हाइड्रोजन बॉन्ड, और अगर जी और सी है तो उनके पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ईच स्ट्रैंड अपीयर लाइक हेलिकल स्टेयरकेस। हर स्ट्रैंड ऐसा लग रहा है कि मुड़ा हुआ, आपने देखा होगा कई लोगों के घरों में छत पे जाने के लिए वो लोहे का एक स्टेयरकेस होता है, वो जो ऐसा मुड़ा मुड़ा रहता है ना, बिल्कुल वैसा ही दिखता है। दैट इज व्हाट इट सेज। At each step of action, the strand turns, हर बार स्ट्रैंड क्या कर रहा है, 360 डिग्री का टर्न ले रहा है, फुल टर्न ऑफ द हेलिकल विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ 10। अब अच्छा, इसमें है ना एक जो टर्न लेगा उसके अंदर एक में 10 बेस पेयर्स होंगे, 10 बेस पेयर के बॉन्ड होंगे। ठीक है, the pitch would be 34 angstrom and rise per base would be 3.4 angstrom. This forms DNA with the above mentioned salient feature is called bDNA. इसको हम secondary structure of DNA बोलते हैं, which is a bDNA. ठीक है, तो हमें बेसिक स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक का ध्यान में रखते हुए बस उसी की प्रॉपर्टीज लिखनी है, उसी के फीचर्स लिखने हैं। ठीक है, आधे आपने आगे लिख लिए, आधे यहाँ इसे नोट करिए। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कमेंट ऑन दी स्टेटमेंट। हमें एक क्वेश्चन में कमेंट दिया है। कमेंट क्या है, लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। लिविंग स्टेट जो है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। अब इसके बारे में बताओ। ठीक है, तो लिविंग स्टेट हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम क्यों रहता है जब हमें काम करना हो। देखो इसका मैं सीधा सा फंडा आपको बताती हूँ। हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, हमारी क्या, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आप बॉडी ले लो, तो बॉडी के अंदर
कुछ ना कुछ काम चल रहा है, बॉडी के अंदर कोई ना कोई फंक्शन चल रही है, समझना बात को, ठीक है। फंक्शन मतलब ये नहीं, देखो हर ऑर्गेनिज्म आपकी और मेरी तरह पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, हर ऑर्गेनिज्म आपके और मेरी तरह स्कूल नहीं जाना पड़ता होगा, रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता होगा, लेक्चर नहीं बनाना है ना। कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं कर रहे, तो फिर मैडम उनका क्या फंक्शन है? भाई बॉडी में तो फंक्शन हो रहा है, डाइजेशन का प्रोसेस तो चल रहा है, ब्रीदिंग तो हो रही है, वॉक तो कर रहा है फूड ढूंढने के लिए, कुछ ना कुछ तो बॉडी परफॉर्म फंक्शन कर ही रही है। जब बॉडी फंक्शन परफॉर्म करेगी तो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बॉडी को चाहिए एनर्जी, और फंक्शन करने में और एनर्जी बनाने में, दोनों में ही हमारी बॉडी को कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ काम तो करना पड़ेगा बॉडी को खुद को। तो ये जो काम होता है ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इज व्हाट? जितनी भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस चलती हैं वो सब मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। सो मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप्स, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म भी है और एनाबॉलिज्म भी है, ठीक है। दोनों होते, एक में कोई चीज बन रही है, एक में कोई चीज टूट रही है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हमारी बॉडी में चल रहा है, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चलती रहती हैं, सही है। अब क्योंकि मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कोई चीज बन रही है, कोई चीज टूट रही है, तो हमेशा हमारी बॉडी के अंदर, हमेशा हमारी बॉडी के अंदर एक फ्लक्स बना रहेगा बनने और टूटने का, एक फ्लक्स बना रहेगा किसी चीज के बनने और किसी चीज के टूटने का। क्योंकि कुछ अगर फॉर्मेशन होगा, ठीक है, अगर कोई चीज बनेगी तो किसी चीज का डिस्ट्रक्शन भी होगा, किसी चीज का डिस्ट्रक्शन भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बहुत सारा रन करना है तो रन करने के लिए मेरी मसल्स को एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलेगा, ऑक्सीजन आएगा, फूड को तोड़ेगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, एनर्जी क्रिएट होगी। लेकिन जितनी एनर्जी क्रिएट हो रही है उतना मैं एनर्जी को यूज भी कर रही हूँ ना दौड़ने के लिए, तो जितनी एनर्जी बन रही है उतनी यूज भी हो रही है, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा, आपको पता है लैक्टिक एसिड मसल सेल में इकट्ठा हो जाता है कम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। एक समय ऐसा आएगा कि एनर्जी का फॉर्मेशन होते होते कुछ डिस्ट्रक्शन भी हो गया, कुछ लैक्टिक एसिड भी इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, ड्यू टू मेटाबॉलिज्म इन ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। और इसी से ये जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछा गया ये निकल के आता है कि लिविंग स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम। और ये जो बनने टूटने का प्रोसेस बना रहता है उसी की वजह से हम कहते हैं कि लिविंग स्टेट, उसी की वजह से हम कहते हैं कि लिविंग स्टेट अगर है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो मेटाबॉलिज्म हो रही होगी, कुछ डिस्ट्रक्शन, कुछ फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो लिविंग स्टेट हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम में रहेगी, नॉन इक्विलिब्रियम में रहेगी। इजीली समझ आ गई बात? चलिए आंसर क्या लिखेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का फैक्ट है कि ऑल लिविंग organisms exit in a steady state characterized by concentration of each of these biomolecule। हमारी स्टडी, जो हमारी जो बॉडी है वो किस में रह रही है? स्टेडी स्टेट में रह रही है, जहां पर concentration of each of these biomolecules क्या हो रहा है? आगे पीछे हो रहा है। So the biomolecules are in metabolic flux। बायोमोलिक्यूल कैसे रहते हैं? हमेशा मेटाबॉलिक फ्लक्स में रहते हैं, ठीक। सो एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव्स स्पॉन्टेनियसली टू इक्विलिब्रियम। तो हर चीज क्या करता है? इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करता है। सो स्टेडी स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। और ये जो कोशिश बनी हुई है इक्विलिब्रियम में आने की, वो कोशिश ही बनी हुई है, लेकिन है कैसा? स्टेडी स्टेट हमारा क्या है? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। सो क्वेश्चन में पूछा था लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। लिविंग स्टेट हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म बॉडी में चलती रहेगी और मेटाबॉलिज्म होती रहेगी तो मेटाबॉलिक फ्लक्स बना रहेगा। अंडरस्टूड? ये पॉइंट समझ में आ गया? आंसर लिख लीजिए। डन? रिटन? ओके। नेक्स्ट क्या मेंशन करना है? वन शुड रिमेंबर फ्रॉम फिजिक्स दैट सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क। और सही बात है, फिजिक्स हमारी कहती है कि अगर इक्विलिब्रियम में है कोई भी स्ट्रक्चर तो वो काम नहीं कर पाएगा, राइट?
एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर्क कंटिन्यूअसली, हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली काम करते जा रहे हैं, सो दे कैन नॉट अफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम, इसीलिए हमारी बॉडी में कमी होती जा रही है। तो जितना बन रहा है, जितनी एनर्जी बन रही है या जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो यूटिलाइज होते जा रहे हैं, तो हम कभी इक्वल उस पर आ ही नहीं पाएंगे। ये आ रहा है, ये जा रहा है, ये आ रहा है, ये जा रहा है, अब हमेशा ऊपर नीचे फ्लक्स बना रहेगा। सो हेंस द लिविंग स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट, इसीलिए कहा जाता है कि लिविंग स्टेट है नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क, क्योंकि आप काम करने की कोशिश कर रहे हो। लिविंग प्रोसेस इज कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम, लिविंग प्रोसेस में एक पूरा कांस्टेंट एफर्ट चल रहा है कि इक्विलिब्रियम में आ जाए, पर आ नहीं पाता। अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट, राइट। मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, मेटाबॉलिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म करता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंड हेंस लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिम, इसीलिए लिविंग स्टेट को और मेटाबॉलिज्म को ही सिनोनिम बोल दिया, क्योंकि लिविंग स्टेट में काम हो रहा है, इक्विलिब्रियम में आने की प्रोसेस कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा। मेटाबॉलिज्म में भी काम हो रहा है और इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा, तो नॉन इक्विलिब्रियम बना हुआ है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाई मेटाबॉलिज्म और लिविंग स्टेट सिनोनिम्स हैं, ठीक है। सो विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी लिविंग स्टेट, मेटाबॉलिज्म के बिना लिविंग स्टेट हो नहीं सकता, क्योंकि बॉडी को करना होता है बहुत सारा फंक्शन, और बहुत सारा फंक्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सारा फंक्शन करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो मेटाबॉलिज्म होगा और नॉन इक्विलिब्रियम बना रहेगा। ऑलराइट, नोट कर लीजिए इसको। Done? Good. So here we are done with the short answer type question for the chapter biomolecule. आप इन सबको रिवाइज कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, टाइप करिए www.magnetbrains.com, ऑफिशियल पेज पर जाइए, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा, उसमें जाकर एग्जाम्पलर सिलेक्ट करिए। एग्जाम्पलर में आपको बायोलॉजी एग्जाम्पलर दिखेगा, उस पर वॉच नाउ करिए। वॉच नाउ क्लिक करने से यहाँ वॉच ऑल वीडियोस का ऑप्शन दिखेगा ऐसे पेज पर, नीचे स्क्रॉल करेंगे पूरे सिलेबस, पूरे चैप्टर्स मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करिए और रिवाइज करिए। क्लिक नाउ करेंगे तो वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले हो जाएगा और यहीं से आप नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं। ये सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स के थ्रू 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। छोटी सी चीज आपको करनी है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को ताकि सारे सेशंस आप तक पहुंच सके, शेयर करना है और लाइक जरूर करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, और लाइक जरूर कर देना अगर सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सेशन में, जहां पर हम सॉल्व करेंगे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर। थैंक यू।